स्पेक्ट्रा का अध्ययन या फिर स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा। आज हम बात करेंगे कि स्पेक्ट्रा या फिर स्पेक्ट्रम होता क्या है और इसे कितने रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। तो आपने छोटी क्लासेस में कुछ प्रयोग या फिर कहीं तो पढ़ा होगा कि प्रिज्म में से जब हम व्हाइट लाइट को या फिर श्वेत प्रकाश को क्या कराते हैं, इस पर प्रवेश कराते हैं या इस पर डालते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है ना। पढ़ा था ना, विबग्योर जिनको बोला जाता है ना। तो जो ये रंग होते हैं एक साथ ये क्या बनाते हैं, रंगों की एक श्रृंखला बनाते हैं और इस प्रकार से जो ये रंगों की श्रृंखला हमें प्राप्त होती है ये क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। आप ये प्रिज्म को तो समझ रहे हैं ना कि प्रिज्म क्या होता है, आप लोगों के स्कूल में होगा, आपको आपके टीचर्स ने दिखाया होगा। अगर नहीं देखा है तो देखिए, जो प्रिज्म होता है वह कुछ इस प्रकार का कांच का सा बना हुआ एक ट्रायंगल या त्रिभुजाकार मटेरियल होता है, ठीक है। और इसमें से ही गुजारा जाता है किसको, श्वेत प्रकाश को, जो कि फिर विभक्त हो जाता है अलग अलग रंगों में, है ना। कौन कौन से रंगों में विभक्त होता है ये, तो ये 7 रंग होते हैं। वॉयलेट, वॉयलेट क्या है, बैंगनी रंग का, ठीक है। इंडिगो यानी कि गहरा नीला रंग, ब्लू यानी कि नीला रंग, ग्रीन यानी कि हरा रंग, येलो यानी कि पीला रंग, ऑरेंज यानी कि नारंगी रंग और रेड कलर यानी कि लाल रंग में, ठीक है। और इस प्रकार से रंगों की एक श्रृंखला बन जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। इंद्रधनुष में भी आपको सेम ही रंग प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या बन रहा है, स्पेक्ट्रम ही बन रहा है। तो हम लोग स्पेक्ट्रम को परिभाषित करते हुए बोल सकते हैं कि प्रकाश किरणों का विभिन्न रंगों की श्रृंखला में फैल जाना ही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर समझने लायक बात क्या है। अगर कोई द्रव्य है या कोई मैटर है, ठीक है, या फिर कोई पदार्थ है, जब विद्युत चुंबकीय विकिरण अर्थात जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उनकी इस द्रव्य के साथ में या फिर इस मैटर के साथ में कोई क्रिया होती है, मान लिया ये कोई धातु है जैसा हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कर रहे थे, ठीक है, और हमने इस पर कुछ प्रकाश जो कि फोटोन के रूप में होता है वह क्या किया, आपतित किया, डाला। तो जो ये द्रव्य है इसमें उपस्थित जो परमाणु और अणु होंगे वो अब क्या करेंगे, जो ये एनर्जी प्रकाश के रूप में इस द्रव्य में टकराएगी तो इसके जो परमाणु और अणु होंगे वह उस ऊर्जा को क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, ठीक है। तो जब इनके पास ज्यादा एनर्जी आ जाती है तो ये क्या करते हैं, ये एक एनर्जी स्टेट से, मान लिया कि अभी ये नीचे नीचे थे, इस वाली एनर्जी स्टेट में थे, ठीक है, ये एक ऊर्जा स्तर हो गया, मान लिया बहुत ही नीचे ऊर्जा स्तर है, ठीक है। अब इन्होंने जब एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, तो ये पहुंच जाते हैं किसी हायर एनर्जी स्टेट में, यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर में, ठीक है। लेकिन ये इस वाले ऊर्जा स्तर में स्थायी रूप से तो नहीं रह सकते, है ना। जैसे ही इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो एनर्जी कम होने पर ये वापस से अपनी कम वाली स्टेट में, कम वाली एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है जब ये यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ पर क्या रहते हैं, ये अस्थायी रूप से, टेम्पोरेरी रूप से रहते हैं, और जैसे ही इनकी एनर्जी कम हो जाती है तो ये कहाँ आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज ये हो रही है कि जब ये अलग अलग क्षेत्रों से गुजर रहे हैं या एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट तक जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, तो इस टाइम पे ये अलग अलग जगहों पर क्या उत्सर्जित करते हैं, विकिरण उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, या फिर इनमें से विकिरण निकलते हैं, ठीक है। और जो ये विकिरण निकलेंगे ये किसका निर्माण कर देंगे, ये निर्माण कर देंगे स्पेक्ट्रम का या फिर स्पेक्ट्रा का, ठीक है। तो इसी आधार पर जो स्पेक्ट्रम है उसे 2 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें पहला होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रा यानी कि एमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा होता है अवशोषण स्पेक्ट्रा यानी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप इतना अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि स्पेक्ट्रा या फिर स्पेक्ट्रम क्या होता है और हमने ये भी देखा था कि इसे 2 रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
उसमें से एक था उत्सर्जन स्पेक्ट्रा या फिर एमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा था अवशोषण स्पेक्ट्रा या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो आज हम इसके पहले रूप की बात करेंगे जो कि है उत्सर्जन स्पेक्ट्रा या फिर एमिशन स्पेक्ट्रा। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रा को डिफाइन करते हुए हम लोग बोल सकते हैं कि जब किसी स्रोत या फिर सोर्स से उत्सर्जित जो विकिरण होती हैं या रेडिएशंस होती हैं, जब उन्हें प्रिज्म से प्रवाहित किया जाता है और फोटोग्राफिक प्लेट पर उन्हें ग्रहण किया जाता है, तब उत्सर्जन स्पेक्ट्रा निर्मित होता है। तो किसकी बात हो रही है? उत्सर्जित विकिरणों की किसी भी स्रोत से। तो देखिए इसको कैसे समझेंगे। जैसे कि ये कोई स्रोत है, ठीक है, इसमें से कुछ विकिरण क्या हो रही हैं? उत्सर्जित हो रही हैं, और जब ये प्रिज्म से गुजरती हैं तो ये क्या हो जाती हैं? 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर किस चीज की है? विकिरणों के उत्सर्जन की। तो उत्सर्जन से रिलेटेड जो स्पेक्ट्रा है वह क्या कहलाएगा? उत्सर्जन स्पेक्ट्रा या फिर एमिशन स्पेक्ट्रा। तो ये जो विकिरणें हैं ये उत्सर्जित विभिन्न पदार्थों से या विभिन्न तरीकों से हो सकती है। जैसे कि अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो सूर्य या फिर चमकते हुए विद्युत बल्ब है ना, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं हमारे घरों में, उनके द्वारा जो उत्सर्जित विकिरण होती हैं वे भी क्या प्रदर्शित कर सकती हैं? एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम किसी पदार्थ को बहुत ही हाई टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो भी क्या होता है? उसमें से विकिरणें उत्सर्जित होती हैं या एमिट होती हैं और उनसे भी जो एमिशन स्पेक्ट्रा है वह प्रदर्शित हो सकता है, ठीक है। तो इतना समझ गए। अब देखिए जो ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रा या फिर एमिशन स्पेक्ट्रा होता है, इसे भी 2 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। अब ये 2 रूप कौन कौन से हैं? तो एक तो होता है सतत स्पेक्ट्रा, सतत मीन्स की कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, ठीक है। और जो इसका दूसरा रूप होता है वह होता है रेखीय स्पेक्ट्रा या फिर रेखा स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स होते हैं किसके? उत्सर्जन स्पेक्ट्रा या फिर एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब एक एक करके हम इन दोनों ही रूपों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सतत स्पेक्ट्रा की। सतत स्पेक्ट्रा या फिर कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, तो देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो इसमें हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा वह कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा, सतत रूप से होगा, है ना। जैसे कि अगर किसी व्हाइट लाइट को या फिर सूर्य के प्रकाश को एक प्रिज्म से हमने गुजारना है, ये है स्लिट, और इस स्लिट के माध्यम से ही ये सूर्य की जो प्रकाश किरण है वह प्रिज्म तक पहुंचेगी, और जब ये प्रिज्म से टकराती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है ना, जिसे हम विबग्योर बोलते हैं, ठीक है। अब ये बात तो आप लोगों को मालूम ही है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपनी जो उसका मूल पथ है उससे थोड़ा सा क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो ये हमको विभिन्न तरंगदैर्ध्यों के या विभिन्न रंगों के जो प्रकाश किरणें यहाँ पर प्राप्त होती हैं वे विचलित हुई हुई प्राप्त होती है, ठीक है। जो सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाली किरण होती है या रंग होता है वह सबसे ज्यादा विचलित होता है। जैसे कि यहाँ पे वायलेट यानी कि बैंगनी कलर सबसे ज्यादा विचलित है, ठीक है। और सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? रेड कलर है, लाल रंग है, वो सबसे कम विचलित या फिर डिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। तो आप समझे कि इस स्पेक्ट्रम में या फिर इस स्पेक्ट्रा में क्यों इसको सतत स्पेक्ट्रा बोला जा रहा है। पहले तो इनके नाम नोट कर लीजिए। ये है प्रिज्म, ठीक है, ये है सूर्य का प्रकाश, ठीक है, या फिर कोई भी व्हाइट लाइट, और ये जो स्लिट है इसके माध्यम से ही प्रकाश किरण प्रिज्म में जाके टकरा रही है। तो ये है स्लिट, और विभिन्न रंग तो आपको मालूम ही है ना। और ये है फोटोग्राफिक प्लेट जहां पर हम इस स्पेक्ट्रा को देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने देख लिया। अब ये सतत क्यों कहा जा रहा है, इसे कॉन्टिन्यूअस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए जो इसका स्पेक्ट्रम है ना, इसमें जो विभिन्न रंग हैं एक श्रृंखला में तो है ही, और साथ ही साथ श्रृंखला में होने के साथ में ही ये एक दूसरे के साथ में ओवरलैप किए हुए हैं, एक दूसरे के साथ में चिपके हुए हैं, मर्ज हैं। ऐसा नहीं है कि रेड कलर अलग दिख रहा है, ऑरेंज कुछ अलग दिख रहा है, ये आपस में एक के बाद एक हैं, ओवरलैप करते हुए हैं। जैसे इंद्रधनुष में हमें रंग दिखाई देते हैं उस प्रकार से, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? सतत स्पेक्ट्रा या फिर कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहा जा रहा है। इसमें रंगों के बीच में कोई गैप नहीं आ रहा है,
ठीक है। वैसे ही उत्सर्जन स्पेक्ट्रा का जो दूसरा रूप होता है वह होता है रेखा स्पेक्ट्रा या फिर जिसको लाइन स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। तो इसको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं देखते हैं। देखिए, जब किसी वाष्पशील पदार्थ को या फिर किसी गैस को, ठीक है, गर्म किया जाता है, जब गर्म किया जाएगा किसी गैस को तो उसके जो परमाणु अणु होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है, और स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा विश्लेषण किया जाता है। ये स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, जिसके माध्यम से अध्ययन किया जा रहा है किसका, स्पेक्ट्रा का, किसी भी स्पेक्ट्रा का, ठीक है। तो जब इनका स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा विश्लेषण किया जाता है तो जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उस पर कुछ विशेष रंग की रेखाएं प्राप्त होती हैं, और ये होता है मटेरियल के अकॉर्डिंग। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रंगों की रेखाएं प्राप्त हो सकती हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे समझेंगे। ये है एक कंटेनर, या फिर जैसा कि आपकी किताब में लिखा गया है हम भी वैसे ही लिख लेते हैं, ये है एक उत्तेजित प्रतिदर्श, अर्थात इसके अंदर जो गैस के परमाणु या अणु हैं वे उत्तेजित अवस्था में हैं या एक्साइटेड स्टेट में हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्या दी है, हीट दी है, इसको गर्म किया है ताकि इसके जो परमाणु और अणु हैं वे क्या हो जाएं, वे उत्तेजित अवस्था में आ जाएं। अब जो इसमें से प्रकाश निकलेगा वह जब प्रिज्म से टकराएगा, जब हम इसका अध्ययन स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा करेंगे तो कुछ इस प्रकार की लाइंस हमको प्राप्त होंगी। इसमें कोई सतत स्पेक्ट्रा नहीं प्राप्त होगा और ये कलर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होंगे। ये जो लाइंस का कलर है ये डिपेंड करेगा इसमें कौन सा मटेरियल था या कौन सा पदार्थ था। जैसे कि जो सोडियम होता है उसके लिए जो रेखा स्पेक्ट्रा होता है उसमें येलो कलर की या पीले रंग की 2 लाइंस प्राप्त होती हैं, तो ये मटेरियल पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। और जो ये रेखा स्पेक्ट्रा है या फिर लाइन स्पेक्ट्रा, इसी को बोला जाता है परमाणुवीय स्पेक्ट्रा या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो आज हम लोग समझ गए कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रा या फिर एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। चलिए आज बात करते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रा या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की। हम लोगों ने स्पेक्ट्रम के बारे में जाना और उसके 2 रूप देखे, कौन कौन से, एक था उत्सर्जन स्पेक्ट्रा यानी कि एमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा था अवशोषण स्पेक्ट्रा। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा के बारे में हम जान चुके हैं, जिसमें हमने सतत स्पेक्ट्रा यानी कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा और रेखा स्पेक्ट्रा यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा या फिर लाइन स्पेक्ट्रा को देखा था, ठीक है। आज हम देखेंगे कि ये अवशोषण स्पेक्ट्रा होता क्या है। तो देखिए, सूर्य का प्रकाश या फिर कोई भी सफेद प्रकाश स्रोत हम लेंगे जिससे श्वेत प्रकाश किरणें निकलती हों, ठीक है। तो ये सूर्य के प्रकाश को हमने लिया और इसकी जो प्रकाश किरणें हैं उसको गुजारना है हमने अनुत्तेजित प्रतिदर्श से, अर्थात जो इसके अंदर पदार्थ भरा होगा, वाष्पशील पदार्थ या फिर गैस, उसको हमने गर्म नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। जबकि हम लोग रेखा स्पेक्ट्रा के लिए क्या कर रहे थे, यहाँ पर गैस के परमाणुओं और अणुओं को उत्तेजित अवस्था में ला रहे थे, कैसे, उनको गर्म करके, है ना। यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पर ये जो प्रतिदर्श हमने यूज किया है ये होना चाहिए अनुत्तेजित यानी कि एक्साइटेड स्टेट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जब ये श्वेत प्रकाश किरणें गुजरेंगी और स्लिट के माध्यम से ये प्रिज्म पर जाकर टकराएंगी। स्लिट क्या है, एक पतली सी रेखा और उसके बीच में से छिद्र, ठीक है। तो इसमें से ये किरण यहाँ से गई और प्रिज्म से जाकर टकराई। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर ये 7 रंगों में तो प्रकाश विभक्त होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन जब इसका स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा अध्ययन या फिर विश्लेषण किया जाएगा तो जो ये स्पेक्ट्रम है हमें कुछ इस प्रकार का प्राप्त हो जाएगा। ये जो कलर्स हैं इनके बीच में कुछ लाइंस हमको मिल जाएंगी। जबकि उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में क्या हो रहा था, रेखा स्पेक्ट्रा में उसमें हमें लाइंस के रूप में प्राप्त हो रहा था, है ना, और बाकी सब ब्लैक था। यहाँ पर क्या है, कलर्स हैं लेकिन उन कलर्स के बीच में कुछ कुछ पतली पतली सी लाइंस हैं, ठीक है। तो ये हो गया अवशोषण स्पेक्ट्रा। अब आप सोचेंगे इन कलर्स के बीच में ऐसी लाइंस क्यों आ गई। ये लाइंस इसलिए आई क्योंकि हमने बीच में एक क्या यूज किया था, अनुत्तेजित प्रतिदर्श, है ना, जिसने कुछ लाइट को क्या कर लिया, एब्सॉर्ब कर लिया। जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है अवशोषण, है ना, तो अवशोषित कर लिया और जो हमको प्रकाश या स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त हुआ वह कुछ इस प्रकार का था। तो समझ गए हम लोग क्या होता है स्पेक्ट्रम और कितने
प्रकार होते हैं, कितने रूपों में हम इसे वर्गीकृत करके देख सकते हैं, है ना। तो अब जब हमने स्पेक्ट्रम या फिर स्पेक्ट्रा के बारे में जान ही लिया है तो हम लोगों को एक बात और मालूम होनी चाहिए कि जो ये स्पेक्ट्रा का अध्ययन है ये क्यों उपयोगी है, क्यों आवश्यक है ना। तो देखिए कुछ एक दो पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, ये हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो स्पेक्ट्रमी विश्लेषण है उसकी उपयोगिता के रूप में हम एक उपयोगिता ये बोल सकते हैं कि जैसे विभिन्न तत्व हैं, रुबिडियम, सीजियम, गैलियम, इसके अतिरिक्त भी कई अन्य तत्व जैसे थैलियम, इंडियम इत्यादि होते हैं, इनकी खोज तब हुई जब इनके खनिजों का स्पेक्ट्रमी विश्लेषण किया गया, ठीक है। दूसरी बात, जो सूर्य में हीलियम तत्व की उपस्थिति का पता भी स्पेक्ट्रमी विश्लेषण विधि के द्वारा या स्पेक्ट्रमी विधि के द्वारा ही ज्ञात हुआ या पता चला, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ उपयोगिता है स्पेक्ट्रमी विश्लेषण से संबंधित। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में। तब तक आप इतना अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और रिवीजन करते रहिए। आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन के परमाणुवीय स्पेक्ट्रम या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर्स में जाना कि स्पेक्ट्रम क्या होते हैं और हमने देखा कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रा और अवशोषण स्पेक्ट्रा के रूप में दो रूपों में किसी स्पेक्ट्रम को वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें जो एमिशन स्पेक्ट्रा था या फिर उत्सर्जन स्पेक्ट्रा था उसके भी दो पार्ट्स या दो रूप हमने देखे थे। कौन कौन से? एक तो था सतत स्पेक्ट्रा यानी कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा और दूसरा था रेखीय स्पेक्ट्रा या फिर जिसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा या परमाणुवीय स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। उसी की बात आज हम लोग करेंगे, ठीक है। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो देखिए, अगर एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, ठीक है, ये एक कंटेनर है, इसमें हाइड्रोजन गैस है और हम इसमें करते हैं विद्युत विसर्जन या फिर करंट डिस्चार्ज, ठीक है। तो इसमें से कुछ रेडिएशंस होंगे या विकिरण निकलने लगेंगे। तो जो ये रेडिएशंस इसमें से निकलेंगे उनको जब हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो कुछ रेखाएं अलग अलग रंगों की हमको प्राप्त होती हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर, ठीक है। तो इतना समझे आप लोग। इन रेखाओं को जब एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, तो ये कुछ इस प्रकार की दिखाई देती हैं। हम लोगों ने उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में ये बात की थी, या जब हमने परमाणुवीय स्पेक्ट्रा पढ़ा था तो हमने देखा था कि रेखाओं के रूप में हमें रंग अलग अलग वेवलेंथ के दिखाई देते हैं, ठीक है। और इन लाइंस को क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रल लाइंस बोला जाता है। क्योंकि हम हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन के लिए परमाणुवीय स्पेक्ट्रा हो गया, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखिए, जो ये इस प्रकार से लाइंस हैं इनके बारे में बहुत सारे अध्ययन हुए। तो शुरुआती स्टडीज में जो सबसे मुख्य इसमें एक अध्ययन माना जाता है वह था बामर, जो कि एक स्विस गणितज्ञ थे, ठीक है, या मैथमेटिशियन थे। उन्होंने इन लाइंस के बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन किया और उसके लिए बामर ने इन लाइंस की वेवलेंथ का क्या लिया? सहारा लिया, उसका यूज किया। और जो ये लाइंस कहलाई, ये कहलाई बामर श्रेणी, ठीक है। और जो ये सीरीज थी बामर की, ये दृश्य प्रकाश रेंज में या फिर विजिबल लाइट रेंज में आती थी। तो इन वेवलेंथ्स के बेसिस पर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला क्या था वो हम लोग नोट करते हैं। उनका जो फॉर्मूला था वह था वेव नंबर, या फिर वेव नंबर किसके बराबर होता है? लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य के रेसिप्रोकल के बराबर। तो ये बराबर था उनके अकॉर्डिंग 109,677, यानी कि 1,09,677 गुणा 1/2 स्क्वायर, यानी कि 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दिया था बामर ने इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं को तरंग संख्या वेव नंबर या फिर वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य के रूप में अभिव्यक्त करते हुए। अब देखिए, जो यहाँ पर ये n नजर आ रहा है, ये क्या होता है? ये n होता है कोई भी पूर्णांक जिसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वह होनी चाहिए 3 से शुरू, 3, 4, 5 और इससे लेकर इनफाइनाइट तक,
ठीक है, कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है, ऐसा बामर ने अपनी श्रेणी के आधार पर बोला। अब आप सोचेंगे इस फॉर्मूले का यूज क्या है। तो इस फॉर्मूले का यही यूज है कि जब आप लोग यहाँ पर जो n की वैल्यू 3 रख देते हैं, अगर यहाँ पर n की वैल्यू 3 रख दी जाए, ठीक है, और इसको सॉल्व किया जाए, तो जो हमें वेवलेंथ प्राप्त होगी वो ये वाली प्राप्त होगी। ठीक है, कौन सी? लाल रंग की वेवलेंथ। ठीक है, अगर n की जगह पर 4 रख दिया जाए तो हमको ये वाली वेवलेंथ प्राप्त हो जाएगी। n की जगह पर 5 रखेंगे तो ये वाली वेवलेंथ प्राप्त होगी। n की जगह पर 6 रखेंगे तो ये वाली वेवलेंथ प्राप्त होगी। और इसी प्रकार से कुछ और लाइंस भी इस रेंज के बाहर, यानी कि ये तो था दृश्य, और कुछ इसके बाद की लाइंस भी जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन में थी, वह भी बामर श्रेणी में प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से इस एरिया में, इस क्षेत्र में और भी अध्ययन हुए। अन्य वैज्ञानिकों ने भी कुछ अलग अलग स्टडीज की और इस आधार पे यहाँ पर कुछ और जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त हुई उन्हें अलग अलग नाम दिया गया। जैसे कि अल्ट्रावायलेट रीजन में ही कुछ और लाइंस प्राप्त हुई तो इसे लाइमन श्रेणी के नाम से जाना गया, क्योंकि इसकी जो स्टडी है वह लाइमन नामक वैज्ञानिक ने की। उसी प्रकार से इंफ्रारेड रेंज में या फिर अवरक्त तरंग वाले रेंज में भी कुछ स्पेक्ट्रमी लाइंस मिली और उनका अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट्स के नाम पर उस श्रेणी को नाम दिया गया पाशन श्रेणी। इसी प्रकार से कई और श्रेणियां भी थी, जैसे ब्रैकेट श्रेणी इत्यादि। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसकी विभिन्न श्रेणियां बन गई। अब इन विभिन्न श्रेणियों के लिए हमको चाहिए था एक फॉर्मूला जो कि इन सभी श्रेणियों के आधार पर कुछ हमको वेवलेंथ या फिर वेव नंबर के रूप में एक ऐसा फॉर्मूला या ऐसा सूत्र मिल जाए जिससे हम लोग इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं का क्या कर सकें, अध्ययन कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए एक वैज्ञानिक थे जोहान्स रिडबर्ग। उन्होंने दिया एक फॉर्मूला जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इन सभी श्रेणियों को क्या करता था, दर्शाता था। ठीक है, तो देखिए अब वो फॉर्मूला क्या है, वह भी है वेव नंबर या तरंग संख्या के पदों में। तो न्यू बार इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 109,677 यानी कि 1,09,677 इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, और जो यहाँ पर ये 109,677 पर सेंटीमीटर है, इसको क्या बोलते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1,09,677 पर सेंटीमीटर ये कहलाता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट या फिर रिडबर्ग स्थिरांक। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ये फॉर्मूला किसने दिया? ये दिया एक स्वीडन के जो साइंटिस्ट थे जोहान्स रिडबर्ग ने। ठीक है, अब आप सोचेंगे इसमें n1 और n2 क्या है। तो जैसे हम लोगों ने किसके लिए बात की थी, बामर श्रेणी के अकॉर्डिंग जो बामर ने हमको फॉर्मूला दिया था वह क्या था, यहाँ पर 1/2 स्क्वायर था, है ना। तो उन्होंने अपनी इस वाली श्रेणी के आधार पर वो फॉर्मूला दिया था। यहाँ बात हो रही है सारी श्रेणियों की, जिसमें लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाशन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और भी अन्य जो श्रेणियां हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, उन सबको अभिव्यक्त करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो n1 है उसकी वैल्यू होती है 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 इस प्रकार से। ठीक है, और जो n2 है उसकी वैल्यू हम पता कर सकते हैं जब हम n1 प्लस 1 कर देते हैं तो। ठीक है, जैसे n1 प्लस 1 कर लो या n1 प्लस 2 कर लो एंड सो ऑन, n1 प्लस 3, n1 प्लस 4, ये सब करके अगर आप n1 की जगह पर 1 रख दो। ठीक है, तो n1 की जगह पर 1 रखने का मतलब है कि आप लाइमन श्रेणी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने रखा 1 और n2 की जगह पर अगर आप n1 प्लस 1 रख दोगे यानी कि यहाँ पर 2 आ जाए। ठीक है, तो जो वैल्यू हमको प्राप्त होगी वह इस वाली लाइन के लिए प्राप्त होगी, इसकी वेवलेंथ या वेव नंबर हमें प्राप्त होगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप n1 की जगह पर रखते हो 2 तो आप बात कर रहे हो किसकी, बामर श्रेणी की,
और उसी प्रकार से जब n1 की जगह पर 2 रखेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे n1 + 1 कर देंगे, यानी कि n2 की जगह पर 3 रख देंगे, तो आप बात करेंगे इसकी। अगर आप n1 + 2 कर देते हैं और n1 की जगह पर क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो n1 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 वाले के लिए आप किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले के लिए। तो समझ रहे हैं आप लोग क्या बात चल रही है। अब हम देखते हैं इन पूरी ही श्रेणियों को, सारी श्रेणियों को एक डायग्राम में, है ना। तो देखिए n = 1 के लिए जो श्रेणी शुरू होती है वह अभी अभी हमने डिस्कस किया था, कौन सी श्रेणी होती है, लाइमन श्रेणी होती है। और ये कौन से प्रकाश रेंज में पाई जाती है, ये पाई जाती है पराबैंगनी या फिर अल्ट्रावायलेट रीजन में। ठीक है, उसके बाद n = 2 से लेकर जो शुरू होती है वह कौन सी श्रेणी शुरू होती है, बामर श्रेणी, जो कि पाई जाती है विशेषतः दृश्य प्रकाश रेंज में या फिर विजिबल लाइट रेंज में। ठीक है, n = 3 से शुरू होती है पाशन श्रेणी, जो कि पाई जाती है अवरक्त प्रकाश रेंज में या फिर इंफ्रारेड रीजन में। और इसके बाद और भी कई श्रेणियां आती हैं, जैसे ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी इत्यादि, लेकिन हमारे लिए इतनी ही जरूरी है तो हमें इतनी ही ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आप इतना अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर अगले लेक्चर में हम बात करेंगे हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल की। अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।